तो हावड़ा जंक्शन से एक स्पेशल ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी। प्लेटफॉर्म के ऊपर सैकड़ों लोगों का भीड़ होता है, हजारों लोग बैठे होते हैं, उन्हीं के बीच में खूबसूरत लड़की भी बैठी होती है। तभी उस लड़की के ऊपर उसके 10 साल पुराने पति, जो इससे तलाक 8 साल पहले हो जाती है, उसकी नजर पड़ जाती है। उस लड़की के करीब वो लड़का पहुंच जाता है और देखने का कोशिश करता है कि अब इसके जीवन में कौन है, किसके साथ ये रह रही है, कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है। उतना ही में ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ जाती है। वो लड़की स्लीपर कोच के भीतर जाने लगती है। उसके पति का टिकट जो है उसी ट्रेन के एसी बॉगी के भीतर होता है, एसी डब्बे में होता है, लेकिन वो लड़का भी अपने तलाकशुदा पत्नी के पीछे पीछे ही स्लीपर बॉगी में चला जाता है। दोस्तों, ये युवक अपने तलाकशुदा पत्नी की ही सीट पर बैठने की कोशिश भी करता है कि ताकि आज की रात का सफर वो अपने 10 साल पुराने पत्नी के साथ वो कर सके। दिल को छू लेने वाली काफी अनोखी कहानी है, बहुत मजा आएगा इस कहानी में। पूरी वीडियो में बताएंगे ये पूरी कहानी, लेकिन आप आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, उस लड़की का नाम होता है पूजा और उस लड़के का नाम होता है प्रदीप। दोस्तों, दोनों की 10 साल पहले ही शादी होती है, लेकिन शादी से 2 ही वर्ष बाद, यानी करीब आज से 8 वर्ष पहले दोनों का तलाक हो जाता है। दोनों की गलतियां होती है उस तलाक में, लेकिन फिलहाल उन दोनों की तलाक हो गई थी। दोस्तों, ट्रेन उतना ही में खुल जाती है। जो पूजा होती है स्लीपर बॉगी के भीतर जाकर के जो बैठती है, तो उसके पीछे पीछे जो उसका जो तलाकशुदा पति जो होता है वो भी उसी बॉगी में चला जाता है, उसी ट्रेन के डब्बे में जाता है। हालांकि उसका जो टिकट होता है उसी ट्रेन के एसी डब्बे का होता है, लेकिन जब अपनी पत्नी को देखता है, काफी उदास बैठी होती है और उसी खूबसूरती, वही चमक चेहरे की, वही सुंदरता, तो वो सोचता है कि चलो इतने साल बाद मिले हैं तो किसी न किसी बहाने अपने पत्नी के आसपास ही बैठा जाए, उससे कुछ बातें कर लिया जाए। तो इसीलिए उसी स्लीपर बॉगी में चला जाता है। पूजा जो होती है डब्बे के बीच में, ट्रेन के डब्बे के बीच में जाकर के साइड वाले सीट पे बैठी होती है। वही टिकट होता है, वही सीट का उसका, वहीं पर जाकर के प्रदीप उसके पीछे खड़ा हो जाता है। देखने का कोशिश करता है, क्या पता इसके आसपास कोई हो तो आकर के इसके साथ बैठेगा। लेकिन जो कोई भी आता है उस सीट पे बैठने की कोशिश करता है, क्योंकि पूजा अकेले उस सीट पे, पूरी सीट पे बैठी होती है, तो पूरा सीट खाली पड़ा होता है। तो पूजा तुरंत मना कर देती, कहती है यहाँ पर जगह नहीं है, ये हमारी सीट है। अब 1-2 लोग कहते हैं कि कुछ ही घंटे में उतर जाएंगे, अगले स्टेशन पे उतर जाएंगे, मुझे बैठने दो। लेकिन पूजा साफ साफ मना कर देती है, कहती है मेरी तबीयत खराब है और मैं यहाँ पर किन्हीं को बैठने नहीं दूंगी, मैं सोने जा रही हूँ। अब दोस्तों, इस पूरी कहानी देख रहा था प्रदीप पीछे बैठ खड़ा होकर के। पूजा जब खिड़की से बाहर झांकती तो जब भी कोई सीट के बैठने आता तो पूजा मना कर देती। उतना ही में प्रदीप धीरे से जाता है, वो बैग सीट पे रखता है, पैर फैला के पूजा बैठी होती है। जैसे वो बैग रखता है, पूजा बोलते हैं यहाँ कहाँ रख रहे हो, ये मेरी सीट है, उतारो, हटाओ यहाँ पे से। तो उतना ही में प्रदीप कहता है कि मैडम, मैं बस कुछ ही देर में उतर जाऊंगा, अगले स्टेशन मेरी सीट है, नहीं तो आपकी सोने के टाइम भी नहीं हो रहा है, तब तक आप मुझे बैठने दो। तो जब वो आवाज सुनती है तो धीरे से पूजा चौंक जाती है। पूजा प्रदीप की तरफ देखती है, देखते ही रह जाती है कुछ देर तक। ये तलाकशुदा पति होता है, वो भी, पूजा भी पहचान जाती है प्रदीप को, और वो अपना पैर खींच लेती है, इशारा करती है कि बैठ जाओ। अब दोनों के ही मन में तमाम सारे सवाल उमड़ रहे थे उस दौरान। पुलिस जो है शुरुआत करता है, कहता है कि दिल्ली अपना इलाज कराने आप जा रही हो क्या? तो पूजा बताती है कि मुझे क्या हुआ, मैं क्यों इलाज कराने दिल्ली जाऊंगी? तो प्रदीप कहता है कि नहीं, अभी तुमने कुछ लोगों को कहा कि सीट के ऊपर मत बैठो, मेरी तबीयत खराब है, मुझे सोना है, मुझे आराम करना है, और तुम काफी उदास भी लग रही हो। क्या बात है, क्या चल रहा है जीवन में? पूजा कहते हैं मेरी तबीयत खराब नहीं है, और मेरी उदासी का कारण आप जान करके क्या करोगे? आप बैठ गए हो तो चलो बैठो, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी परेशानी नहीं है मेरे जीवन में। तो प्रदीप पूछता है कि दिल्ली कब से रह रहे हो? तो पूजा कहती है कि पहली बार जा रहे हो आप। प्रदीप एक टक से देखने लगता है, पूजा खिड़की के बाहर देखने लगती है, कभी एक नजर प्रदीप पे मारती, कभी, सर्दियों का महीना होता है, ट्रेन आगे बढ़ने लगती तो ठंड ठंड हवा ट्रेन के भीतर आती है खिड़कियों के माध्यम से। सारे लोग पैसेंजर होते, कुछ ना कुछ ओढ़ने वाले चादर वादर लाते हैं, सब अपने अपने चादर वगैरह ओढ़ लेती है। पूजा भी ओढ़ लेती है। प्रदीप जो है, ऐसा था, पूजा को लाने के लिए पूजा लाई थी, लेकिन एसी में सब कुछ मिलता है, तो प्रदीप को तो कुछ लाता नहीं घर से, तो ज्यादा ठंड लगने लगती है। तो पूजा उससे कहती है, प्रदीप से कहती है कि आप कुछ ओढ़ने के लिए नहीं लाए हो क्या? उतना ही प्रदीप कहता है नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैं तो कुछ लाया ही नहीं। तो पूजा कहती है कि आपको लाना चाहिए था, आपको ठंड लग सकती है, ठंड का मौसम है। जब अगला स्टेशन आता है, साइड का सीट का जो दूसरा पैसेंजर होता है तो चढ़ जाता है, उसके बाद उस सीट के ऊपर वो बैठने लगता है। अब उसको बैठते ही पूजा कहते हैं कि इसके ऊपर कहाँ सामान रख रहे हो जी, इस पे ऊपर कहाँ बैठ रहे हो, ये सीट हमारी है। तो वो कहता है, वो व्यक्ति कहता है क्या बात कर रही हैं, आधा सीट तो मेरा भी है इसमें। वो कहती है नहीं, ये पूरी सीट हमारी है।
टिकट है हमारे पास। अब वो टिकट निकालती है, प्रदीप को देती है और वो समझाता है कि ऐसा है कि आधी सीट तुम्हारी है, आधी सीट इनकी है। जब सोना होगा तो ये पूरी सीट तुम्हारी हो जाएगी, ऊपर वाली सीट इनकी हो जाएगी। अक्सर इस बात के ऊपर लोग ट्रेन में झगड़ लेते हैं, उनको पता नहीं होता है। जगले ही एक और पैसेंजर आते हैं तो कहते हैं कि तुम ऊपर चले जाओ, जहां तक बैठने का अधिकार है तो आधी सीट उनकी भी होती है। अब उसकी बात पूजा समझ जाती है, पूजा चुप हो जाती है। तब तक वो व्यक्ति खड़ा ही रहता है जो दूसरा पैसेंजर आता है ऊपर वाली सीट के लिए। तब वो जाकर के बीच में बैठने की कोशिश भी करने लगता है। तो उसको पूजा कहती है कि यहाँ पर तुम कहाँ बैठ रहे हो, तो अपने सीट पर जाओ जहाँ आपकी सीट है। दोस्तों बैठते बैठते वो उठ जाता है। फिर अब उतना ही में प्रदीप को कहता है कि भाई साहब आप इधर खसक जाइए तो मैं अपनी सीट पर बैठ जाऊं। दोस्तों उतना ही में दूसरी खिड़की वाली सीट के ऊपर बैठ जाता है। उसके बाद जो है ट्रेन फिर से वहां से स्टेशन से निकल पड़ती है। ट्रेन जब निकल जाती है तो काफी ठंडक होती है। जो पैसेंजर जो आता है वो भी अपना चादर वादर ओढ़ लेता है निकाल करके। अब उस ठंड काफी होता है, ठंड का मौसम होता है, तो पूजा अपनी कंबल जो है उसको उठाते हुए उसके पैर पे डालते हुए बोलती है, प्रदीप के पैर पे डालते हुए, ओढ़ लो नहीं तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ सकती है, ठंड के मौसम है। तो प्रदीप कहता है कि नहीं मुझे ठंड नहीं लगती, दरअसल मेरी ठंड के दिनों में किसी से रजाई को लेकर के झगड़ा हो गया था, तब से मुझे ठंडी नहीं लगती। अभी एक बार इन दोनों पति पत्नी के भीतर जब इनका तलाक नहीं हुआ था तो सर्दियों के मौसम में कंबल की खींचातानी को लेकर के बेड पे लड़ाई हो जाती है इन दोनों में। और पूजा जो है मारी गुस्से के इलाके उस पे पानी ही प्रदीप पे डाल देती है। रात भर दोनों फिर कुछ और ही ओढ़ करके गुजारा करते हैं। और दोस्तों प्रदीप का इशारा जो है उसी की तरफ होता है। पूजा भी इस बात को समझ जाती है, हंस देती है, मुस्कुराती है, हंसती है और कहती है कि उसके भीतर जब जरूर आप ही की गलती रही होगी। तो वो कहता है कि नहीं, अगले ने पानी डाल दिया उसके ऊपर, तो बताओ मेरी गलती कहाँ से रही। दोनों खूब हंसने लगते हैं और सफर आगे बढ़ता है। ऐसे धीरे धीरे करके खाने का टाइम आ जाता है। तो पूजा कहती है कि आप कुछ खाना खा लीजिए। तो कहता है कि मैं कुछ लाया नहीं हूँ, अभी आएगा कोई तो मैं उसी से लेकर के खा लूंगा, तो तुम खा लो अगर कुछ लाई हो तो ऐसे में पूजा बताती है कि हाँ मैंने तो खाने का टाइम हो गया है, आपका तो कुछ और ही टाइम हो रहा होगा, आपने बैग के भीतर कुछ रखा ही होगा, अभी आपका शुरू हो जाएगा। तो प्रदीप कहता है कि अरे यार नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने पीना वाना छोड़ दिया है। पूजा हैरान हो जाती, कहती कब से ऐसा। तो कहे करीब 4 वर्ष हो गए मैं नहीं पीता, नहीं मैं कभी पीऊंगा। पूजा कहते हैं कि आप झूठ कहते हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा आप पर। वो कहता है, प्रदीप कहता है नहीं यार सच में, मैं तुम्हारी कसम मैं नहीं पीता। पूजा कहती है कि मैं कौन होती है तुम मेरी आप कसम क्यों खा रहे हो। पूजा कहते हैं किसी भी कसम दिलवा लो, माँ कसम मैं नहीं पीता। अब ये इस तरह से पूजा हैरान हो जाती है सुन करके, कहती है कि जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ दिए, सारा कुछ इतना बीत गया हो गया आपके जीवन में, आपको सब कुछ पता ही है, आप जाकर के अब शराब छोड़े, काश पहले ही छोड़ दिए होते। खैर जो कुछ भी हुआ आपसे आप सुधर जाओ, मैं भगवान ईश्वर से यही दुआ करूंगी, प्रार्थना करूंगी। सुन करके ये बात काफी खुशी हुई कि आपने शराब छोड़ दी है। सच कहूं मैं दिल से कहती हूँ कि काफी सुकून मिलता है इस बात को सुन करके। पूजा और प्रदीप के बीच में तलाक का सबसे मुख्य कारण जो होता है वो यही शराब होता है कि वो जो है प्रदीप शराब का बहुत बड़ा उसको लत होता है। अपने माँ बाप का भी नहीं प्रदीप सुनता, हमेशा शराब पी करके मस्त होता था, पूजा से भी मारपीट कर लिया करता था हमेशा। और इन्हीं आदतों से पूजा तंग करके 2 साल में इतने तंग आ जाती है कि खुद उसके सास ससुर प्रदीप के जो माता पिता होते हैं वो भी प्रदीप से यही कहते थे कि बेटा देखो ये तो सुधरेगा नहीं, अगर तुम अपना कहीं और दूसरा जीवन देख लो तो फिर तुम्हारे जीवन जो है वो कट जाए, बेहतर हो जाए, इसके साथ तो बहुत नालायक है, निकम्मा है, शराबी है। तो ये बहुत ही पूजा को समझाया लोगों ने। हालांकि प्रदीप को बहुत चाहती थी पूजा, लेकिन इसकी इसी शराब की लत से परेशान होती है। अंत में हार मान करके पूजा उससे प्रदीप से तलाक ले लेती है। फिर पूजा कहती है कि सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे बहुत खुशी हुई है बात सुन करके। और बताओ घर में कौन है, कैसे है, मम्मी पिताजी का कैसे तबीयत क्या है, आपकी छोटी बहन कैसी है, मुझे उसकी काफी याद आती है। तो प्रदीप की जब छोटी बहन जो होती है अपने भाभी को यानी पूजा को बहुत मानती है। प्रदीप बताता है कि घर में सब कोई ठीक है, छोटी बहन की भी शादी हो गई 2 साल पहले ही। तो फिर पूजा कहती है कि आपने अपना शादी नहीं किया। फिर कहा नहीं मैंने नहीं किया शादी, गांव में मेरा नाम काफी खराब बदनाम था, तो गांव छोड़ करके मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, अब माँ बाप भी अब वहीं रहते हैं, लेकिन अब जो है पहाड़ जैसी मेरी जीवन है वो कठिन ही रही है, सोच रहा हूँ कहीं शादी वादी अगर कर लूं। पूजा से फिर वो पूछता है कि तुमने शादी किया कि नहीं किया अपना। पूजा वो बताती है कि अभी तक तो नहीं किया, लेकिन मैं दिल्ली इसीलिए जा रही हूँ, मेरी एक फ्रेंड है उसने कहीं रिश्ता मेरा लगा रखा है, शायद मेरी वहां शादी हो जाएगी 1-2 महीने में। जब ये बात प्रदीप सुनता है तो थोड़ा उदास सा हो जाता है, लेकिन प्रदीप फिर वो कहता है कि मैं किसी को परेशान नहीं करता, मैं पीता खाता नहीं, सुधर गया हूँ, कमाने खाने लगा हूँ, अच्छे जीवन जी रहा हूँ। तो उसकी मंशा ये होती है कि शायद पूजा ये बात बोल दे, अच्छा ये बात है तो मैं आपके साथ अब रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पूजा कहती है कि चलो अच्छी बात है,
मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि आपको ईश्वर खुश रखे, आप ऐसी अपने आदत को बरकरार रखे, बनाए रखे, आप शादी कर लीजिए, कोई भी आपके साथ खुश रह सकता है, उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आपकी शादी जो है वो जल्दी ही हो जाए। अब काफी रात बीत जाती है तो पूजा कहती है कि 2 रोटी मैं लाई हूँ, चलो तुम भी खा लो उसमें से एक। प्रदीप कहता है कि 2 रोटी में ना तुम्हारा पेट भरेगा ना मेरा पेट भरेगा, क्या फायदा खाने से। तो कहती है कि चलो पति पत्नी ही समझ करके मिल बांट करके इसमें से खा लेते हैं जो कुछ भी हमारे पास अन्न है। बहुत सारे जीवन में ऐसा एडजस्ट किया है, बहुत सारी रातें ऐसे काटी है, तो आप अच्छे भी हो गए, सुधर भी गए हो, तो चलो कम से कम आज मेरे हाथ की बनाई हुई एक रोटी एक निवाला आप खा लो। इतना ही देर में जो है ट्रेन में बिरयानी, अंडा बिरयानी, मतलब तमाम तरह के चीज बेचने वाले आ जाते हैं। वहीं पे 2 अंडा बिरयानी लेते हैं, दोनों खुशी खुशी खाते हैं। फिर खाने के बाद जो दूसरा वहाँ पैसेंजर होता है वो कहता है भाई साहब मैं तो जा रहा हूँ ऊपर, अब आप लोग सो जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब उतना ही में उसके बाद जो है इधर उधर दोनों सर इधर उधर करके सो जाते हैं, वही एक ही कंबल में दोनों सो जाते हैं। अब दोनों की नींद ही नहीं आ रही थी ट्रेन में। अब उसके ख्याल में वो डूबा होता है, ये सुधर चुका था, उसके ख्याल में कि मेरी इतनी खूबसूरत बीवी थी, पत्नी थी, मुझे छोड़ करके मेरी शराब की लत के कारण, मेरी खराब आदत के कारण चली गई, या दूसरी शादी करने जा रही, काश जो है मुझे अपना लेती अभी भी, या मैं इससे हिम्मत कर पाता ये कुछ शादी के लिए कहने के लिए कि तुम मेरे पास फिर से मेरे जीवन में आ जाओ। यही बात दोनों एक दूसरे को सोच रहे थे, आधी रात से ज्यादा बीत जाती है। तभी जाकर के पूजा उठती है और कहती है कि आपको सर्दी लग रही है क्या? तो कहता है प्रदीप हाँ सर्दी तो लग रही है, क्या करूं मैं फिर? तो फिर पूजा अपने बैग से एक मफलर निकालती है और उसके कानों में लपेट देती है, बांध देती है, कहती है ठीक से आप सो जाओ। दोस्तों ये सुबह होते हैं धीरे धीरे करके। अब जैसे ही चाय नाश्ता आता है, चाय नाश्ता करते हैं, ट्रेन दिल्ली पहुंच जाती है, दोनों फिर ट्रेन से उतर जाते हैं। प्रदीप जो है पूजा को मफलर वापस लौटाने लगता है जो पूजा दे रखी थी रात में। कहता है बहुत अच्छा मफलर बनाया तुमने, लगा हाथों का बनाया हुआ मफलर लगा, ये तो जेंट्स मफलर है। तो कहता है कि मैं उनके लिए बनाया है जिनसे मैं शादी करने जा रही हूँ, आप चाहो तो इसको रख लो, मैं दूसरा बना लूंगी। इतना ही में प्रदीप रख लेता है, उसके बैग में जेब में हाथ डालता है, 2-2.5-3 हजार रुपये होते हैं उसके जेब में होते हैं। तो पूजा को देने लगता है प्रदीप, तो ये लो रख लो कुछ। तो पूजा कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है, मेरी एक दोस्त आने वाली है और आप पैसे रख लो। तो इस प्रकार से पैसे लेन देन का कोई तुक ही नहीं बनता है। तो कहता है चलो मैं छोड़ दूं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं जहां भी तुमको जाना है। तो वो कहते हैं कि नहीं मेरे एक फ्रेंड आ रहा है, आप निकल जाओ। इतना ही में पूजा की फ्रेंड आ जाती है, उसका नाम सरिता होता है। तो कहती है कि अरे पूजा बता कोई दिक्कत तो नहीं हुई तुम्हें पूरी दिल्ली के सफर में? तो पूजा कहती है कि नहीं यार कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मैं तुझे क्या बताऊं, अभी मेरा जो तलाकशुदा जो पति था जिससे 8 साल पहले तलाक हो गया था, बढ़ते मेरे ही सीट पे आ गया, टिकट था नहीं, तो वो सुधर गया। क्या बताऊं, पीता खाता बिल्कुल भी वो नहीं है। उसको देख करके काफी दया आ रही थी मुझे, वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा था लेकिन शायद वो कह ही नहीं पाया। और जब वो जाने लगा तो मैं सच कहूं कि मेरे आंखों से आंसू आ गए उसको जाते हुए देख करके। तो सरिता कहती है कि हाँ तो अब मरने दे उसे, तुम ज्यादा दया दिखाने की जरूरत ही नहीं है। अब उसको समझ में आएगा ना कि तुम कितनी सुंदर है। उसको बताया नहीं कि मैं शादी करने दिल्ली जा रही हूँ, तो उसने कहा मैंने उसे तो बता तो दिया कि मैं शादी करने जा रही हूँ। काफी उदास हो गया ये बात सुन करके। तो कहते हैं कि हाँ अब उस पर रहम करने की कोई भी जरूरत नहीं, चल तुम्हारे लिए जो रिश्ता ढूंढी हो उस लड़के को देखना, फिर तुम खुश हो जाएगी, इतना अच्छा लड़का है, कमाने खाने वाला बंदा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कल मेरे साथ तुम वहां चलना। अब सरिता जो है पूजा को अपने रूम पे लेकर के चली जाती है। इधर जो प्रदीप होता है अपने रूम जो होता है दिल्ली में वहां चल जाता है। उसके गांधीनगर में जींस की फैक्ट्री होती है, 30-40 लोग वर्कर होते हैं। अगले ही दिन प्रदीप अपने फैक्ट्री के ऊपर जाता है। उसी फैक्ट्री के भीतर जो है जो सरिता होती है वो काम कर रही होती है। अब सरिता उससे आकर के कहती है कि सर वो जो लड़की मैंने आपसे कहा था, जिसके बारे में आपसे बात कर रखी थी मैंने, वो आ गई है, तो आपसे वो मिलना चाहती है, तो आपसे मिलवा दूं क्या? तो प्रदीप कहता है हाँ यार मिलवा दो, तुम तो कह रही थी तुम्हारी फ्रेंड बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, जरा मैं भी देखूं कि मुझे तो शादी करनी है, अगर मुझे जमेगी तो कर लूंगा। अब ऐसे में सरिता आगे आगे आती है, पीछे पीछे पूजा आती है। अब जैसे ही कमरे के भीतर पूजा जाती है ऑफिस में, प्रदीप पूजा को देख करके चौंक जाता, कहता है यार तुम यहाँ? तो कहती है आप यहाँ? तो प्रदीप पूजा को देखते ही चौंक जाता है, सरिता से कहता है कि सरिता यही वो लड़की है? तो सरिता कहती है कि हाँ सर यही वो लड़की है। आप प्रदीप जो है पूजा से कहता है कि बिल्कुल कुछ कहना ही नहीं है तुम्हें। फिर वो सरिता से कहता है कि अरे सरिता यार तुम्हारे दोस्त तो अच्छी है, ये तो शादीशुदा लग रही है, तुम तो कह रही हो कि लड़की कुंवारी है। तो उसने कहा हाँ सर बिल्कुल कुंवारी है, आपकी कसम, आप इससे पूछ सकते हो, मैं झूठ आपसे नहीं कह रहा हूँ, इसकी शादी बिल्कुल नहीं हुई है। प्रदीप कहता है यार सरिता तुम क्यों कसम खा रही हो,
यही तो मेरी पहली पत्नी है पूजा, जिससे हमारा 8 साल पहले तलाक हो गया था मेरी गलत आदतों की वजह से। अब सरिता सुन करके चौंक जाती है। उसने बताया था कि लड़की बहुत कुमारी है, माँ बाप गरीब है, उम्र 30 साल हो गई, उसकी पूजा की शादी नहीं हो पाई है। सरिता ऐसे बताती है प्रदीप को, लेकिन लड़की सही है। फिर प्रदीप कहता है चलो सरिता, कहीं तुमने इनसे तो नहीं कहा कि मैं कुमारा हूँ? तो कहती है नहीं सर, मैं इतना भी झूठ नहीं बोलती। अब उसके बाद जो है प्रदीप पूजा से कहता है कि पूजा देखो, ये सरिता जो है ये समझ लो हमारे लिए भगवान का रूप है। अगर ये हम दोनों को मिलाई है तो अब यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, तुम किसी से भी पूछ सकती हो। मैं अब पीता उता नहीं हूँ शराब, आराम से कमाता हूँ, खाता हूँ, अपने जीवन में अपने माँ बाप का सेवा करता हूँ। किसी से भी तुम कुछ पूछ सकते हो, पता कर सकते हो। भगवान ने अगर हमें दोबारा मौका दिया तो एक बार और तुम मुझे मौका दे दो, मेरे पास आ जाओ, मेरे जीवन में जाओ, तो तुम्हारा एहसान जीवन भर मानूंगा। तुम चाहो तो किसी भी व्यक्ति से मेरे बारे में पूछ सकते हो। अब उसके बाद जो है पूजा की आंखों से बहुत आंसू आने लगते हैं। कहते हैं कि मुझे किसी से कुछ पूछने पता करने की जरूरत नहीं है। उसके पास प्रदीप के पास पूजा आती है, उसके गले से लिपट जाती है। दोस्तों एक बार फिर से जो है पूजा और प्रदीप की जीवन नई बसती है, और उसके बाद सरिता को दोनों मिलकर के खूब धन्यवाद देते हैं कि तुम्हारे वजह से हमारे एक बार फिर से जीवन बन गई है। दोस्तों शाम के समय में जब वो पूजा को लेकर के सरिता भी जाती है, प्रदीप अपने घर पर लौटता है, अपने माँ बाप के सामने जब जाता है, उसको देखता है, खड़ा करता है, तो कहता है मम्मी पापा देखो आपकी बहू लौट गई फिर से हमारे जीवन में, आपके घर में। तो इतना वो के माता पिता खुश होते हैं कि जिसका कोई कहते हैं जवाब ही नहीं। दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि बेटा ये लक्ष्मी थी, हमारे घर से चली गई थी, फिर हमारे घर ही लौट गई है। सरिता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार। और उसके बाद प्रदीप कहता है कि सरिता इसीलिए तुम मेरी फैक्ट्री चला देती हो कि तुम इतनी होशियार हो। तो ये पूरी कहानी आप लोग को कैसा लगा? वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, नहीं आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। बाकी आपकी क्या राय है आप जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय